गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी का चैप्टर वाई डू फॉलिंग, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या कारण है जिस वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ और उसके फेलियर्स। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक वो कंडीशन है जो कि फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर व्यक्ति फिट है तो इट मीन्स वो हेल्दी है। सो द कंडीशन नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ। क्या कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं कि एक गुड हेल्थ के लिए? तो पहला है गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। अगर अच्छा फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट होगा तो व्यक्ति हेल्दी है। दूसरा है गुड इकोनॉमिक कंडीशन। अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो व्यक्ति हेल्दी है। थर्ड है सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। अगर वो सोशली और इक्वलिटी यानी समाज में अपना एक स्टेटस रखता है और प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, तो इस कंडीशन में वो क्या है? हेल्दी है। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन surrounding good sanitation, proper garbage disposal and clean drinking water। फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने आसपास की क्लीन सराउंडिंग को, गुड सैनिटेशन को, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल को, यानी कचरे को अच्छी तरीके से उसको डिस्पोज किया जा रहा हो, और अच्छी ड्रिंकिंग वाटर, अच्छे ना पेयजल की अरेंजमेंट अगर कर रखे हैं तो इट मीन्स ये गुड फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में आता है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति कैसी है? अच्छी है। तो वो कैसे? अगर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, यानी अर्निंग अच्छी हो रही है अगर व्यक्ति की, तो वो वेल डाइट लेगा, अच्छी डाइट लेगा, हर तरीके का न्यूट्रिशन वो गेन करेगा, फल फ्रूट खाएगा, अच्छा नाश्ता करेगा, हेल्दी डाइट लेगा, तो इट मीन्स उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो फिजिकली स्ट्रांग रहेगा। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, भाई ये भी एक हेल्दी रहने का स्टेटमेंट है। भाई सोशल इक्वालिटी, अगर वो उसका समाज में एक रुतबा है, स्टेटस है, और वो मन से हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, तो इट मीन्स वो क्या है? हेल्दी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। हेल्दी और डिजीज फ्री, इन दोनों में ज़रा डिफरेंस देखने में तो ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि पहला, हेल्दी, इट इज़ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वैल्यू। अभी बता चुके हैं कि भाई हेल्दी कब होता है? जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक हो, वेल हो, तो इट मीन्स वो हेल्दी है। लेकिन डिजीज फ्री में क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज। डिजीज फ्री तभी कहलाएगा जब उसको, व्यक्ति को डिजीज नहीं हुआ हो, तभी वो डिजीज फ्री कहलाएगा। इट रिफर टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ये किसी एक व्यक्ति के लिए फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट को रिफर करता है। लेकिन डिजीज फ्री, इट रिफर ओनली द इंडिविजुअल। वो केवल इंडिविजुअल को ही रिफर करता है। यानी कि ये इंडिविजुअल के सोशल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट को भी रिफर करता है, लेकिन डिजीज फ्री में केवल इंडिविजुअल को ही रिफर किया जाता है। हेल्दी, द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ। इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की जो हेल्थ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, ये हेल्दी स्टेटमेंट है। लेकिन डिजीज फ्री में क्या है? द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। इस डिजीज फ्री में ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको डिजीज नहीं है तो वो गुड हेल्थ है। वो गुड हेल्थ नहीं हो सकता है, वो किसी टेंशन से गुजर रहा हो, है ना, उसको है ना कोई प्रॉब्लम हो, थिन हो या थिक हो, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है? वो उसकी गुड हेल्थ भी हो सकती है और वो पुअर हेल्थ भी हो सकता है। तो हेल्दी में तो पूरी तरीके से हेल्दी होगा, और डिजीज़ फ्री में ज़रूरी नहीं है अगर उससे कोई डिजीज़ ना हो तो वो हेल्दी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक। अब डिजीज़ दिखते कैसे हैं, किस तरीके के होते हैं? When a person is affected by a disease, either a normal functioning or a appearance of
one or more symptoms of a body changes for the ROS. These changes give rise a sign of the disease called symptoms. अगर एक पर्सन, अगर एक व्यक्ति जो है नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है और वन और मोर सिस्टम ऑफ अ बॉडी चेंज, अगर उसके एक या एक से ज़्यादा सिस्टम जो होते हैं बॉडी के वो चेंज दिख रहे हैं, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी नॉर्मल लाइफ ना जी करके उसे बड़ी ना परेशानी हो रही है अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में, उसके अपीयरेंस, लुकिंग अपीयरेंस से भी इसे ही आप जान जाएंगे कि वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो इट मीन्स वो क्या है, वो कहीं ना कहीं डिजीज से अफेक्टेड है, कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई परेशानी हो रही है। तो यही चेंजेस को जब, इन्हीं साइंस को जब डॉक्टर देखता है तो वो उसके सिम्टम्स के बारे में पता कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स द फिजिशियन लुक फॉर अ साइन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज और कंडक्टेड टेस्ट टू कंफर्म द डिजीज। अब जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट एक गया, भाई वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, और अगर वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर के पास जाएगा और उसे अपनी प्रॉब्लम को बताएगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम साइन कहते हैं। साइन में क्या होता है, पेशेंट को खुद नहीं पता होता है कि उसके साथ प्रॉब्लम हो क्या रही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति पहचान जाता है, यानी कि दूसरा उन्हें बताता है। जैसे कि नाक से ब्लीडिंग आना, नाक से ब्लीडिंग आना यानी कि ये ऐसा साइन है जो कि दूसरा बताएगा भाई तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है ना, आपके नोज ब्लीडिंग हो रही है। तो ये कोई दूसरा बता रहा है, पेशेंट को पता ही नहीं कि उसकी नोज ब्लीडिंग हो रही है। तो ये तो हो गया साइन, है ना। और सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स में जैसे कि पेशेंट को खुद पता चलता है कि उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि सर में दर्द होना। अब सर में दर्द होना, दूसरे के सामने तुम बैठे हो और दूसरा आपको देख रहा है, तो वो थोड़ी ना बता पाएगा भाई तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। वो उसको दिखाई नहीं देगा। वो किसको महसूस होगा, वो केवल पेशेंट को ही महसूस होगा। ऐसी पेट में दर्द होना, दूसरे को थोड़ी ना दिखाई दे रहा है कि भैया तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सिम्टम्स होती हैं। और ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट से ही के ना केस स्टडी कर लेते हैं, पेशेंट से ही उनकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं कि भाई कैसा लग रहा है, सर भारी लग रहा है, बदन में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बुखार लग रहा है, क्या है। बुखार तो खैर वो टेस्ट भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेट में दर्द है, कहाँ दर्द है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इस तरीके की वो अपने ही पेशेंट से केस स्टडी करते रहते हैं, जिससे वो अपने एक डिजीज़ के जो मोस्टली सिम्टम्स होते हैं उनसे पेशेंट के जो स्टेटमेंट आते हैं उनको मैच कर लेते हैं, और लगभग अपने जो भी डिजीज़ हुआ होता है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिजीज़, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजीज़। तो जो डिजीज़ है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट शब्द से ही हम समझ लेंगे, एक्यूट का मैथमेटिक्स में टर्म भी हम पढ़ते हैं भाई, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ते हैं। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी छोटे की बात करी गई है। एक्यूट डिजीज आर डिजीज विच लास्ट ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डज नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन अ हेल्थ। यानी एक्यूट डिजीज़ में अगर बात करते हैं तो एक्यूट डिजीज़ कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं, और ये लंबे समय तक किसी की भी हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोल्ड, कफ, टाइफाइड, कॉलरा, ये ऐसे डिजीज़ हैं जो कि कुछ समय के लिए बॉडी में आते हैं और प्रिकॉशन जब पेशेंट लेता है उसके बाद वो चले जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। क्रोनिक डिजीज़, ये डिजीज़ ऐसे होते हैं are disease which lasts for a long time and has a long term drastic effect on a health। ये वो डिजीज होते हैं जो कि लंबे समय तक पेशेंट के लाइफ से बने रहते हैं और इवन उनकी डेथ तक उनके साथ रहते हैं। जैसे कि डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, एलिफेंटिसिस, एर्थेसिस, कैंसर, ये कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि उनके होल लाइफ उनके जीवन में बने रहते हैं। तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज़। चलते हैं नेक्स्ट पे।
इन्फेक्शन डिजीज। भाई इन्फेक्शन डिजीज क्या होते हैं? ये कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब तो इंग्लिश में होता है बात करना। तो क्या डिजीज बात करते हैं? नहीं, बात नहीं करते। लेकिन इन्हें कम्युनिकेबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई बात करने के लिए भी एक दूसरे के संपर्क में आना पड़ता है। तो यहाँ पे उसी स्टेटमेंट को लेते हुए इनको कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शन डिजीज बोला गया है। Are disease which spread from an infected person to the healthy person through the air, water, food, vector, physical contact और sexual contact। ये वो डिजीज होते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू द एयर, यानी हवा से, वाटर पानी से, फूड खाने से, वेक्टर्स। वेक्टर्स वो होते हैं जो डिजीज को कैरी करते हैं, जैसे कि हो गया मच्छर, मक्खी, है ना, हाउस फ्लाई जो घर की होती हैं, उड़ती रहती हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि ना ढका हुआ खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो हाउस फ्लाई अपने बॉडी में क्या करती हैं? डिजीज़ को कैरी करती हैं, जर्म्स को कैरी करती हैं, बैक्टीरियाज को कैरी करती हैं। और वो भाई आपके फूड में जाके बैठ जाएंगी और आप वही फूड खा लोगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी में डिजीज़ एंटर कर जाएगा। तो और फिजिकल कॉन्टेक्ट से, मैंने फिजिकली भाई मुझे छींक आ रही है, मैंने छींक दिया, और जब छींका तो उसको हमने हाथ से ऐसे करके साफ कर लिया, और साफ करने के बाद वही हाथ हमने दूसरे से मिला दिया, तो क्या होगा? फिजिकल कांटेक्ट में आ गए, यानी कि मेरे हाथ में जो जर्म्स लगे हैं वो दूसरे के हाथ में लग जाएंगे, और वो भी फिजिकली वो इफेक्ट हो जाएगा हमसे ना। सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी क्या होता है? डिजीज जो होते हैं स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मुम्पस, मिलाशिस, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और एड्स। ये सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं। इसमें मम्स, मम्स क्या होता है? जैसे गलसुआ नहीं निकल जाता हमारे ना ये थ्रॉट में, तो इनको बोला जाता है मम्स। और मिलेशियस यानी खसरा, इसका तो वैक्सीनेशन होता है भाई। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने शुरू किया था खसरा और रुबेला का टीका। जगह जगह स्कूलों में जो है टीका लगवाया गया था, टीकाकरण करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? क्योंकि ये बच्चों पे खास करके जल्दी असर करता है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन्फेक्शन डिजीज़ है। एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ये स्प्रेड हो जाता है। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही नहीं, ये ब्लड के थ्रू, इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के थ्रू और हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी चला जाता है। अगर कहीं ऐसा हो कि इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है कांटेक्ट में आ जाए हेल्दी पर्सन के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? एड्स हो जाता है। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शन डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, यानी कि वो वो जो होते हैं वो एक दूसरे से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलते हैं। वो या तो विटामिन की कमी यानी माल न्यूट्रिशन की कमी के कारण फैल जाते हैं, या फिर हो सकता है वो जेनेटिक भी हो। जेनेटिक मतलब पूर्वजों से मिले हों, हेरेडिटी में मिले हों, है ना, यानी वंशज ही चले आ रहे हों। तो ऐसे डिजीज भी होते हैं, जैसे कि बेरी बेरी, रिकेटस, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। ये सारे क्या हैं? ये मेल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हैं। जैसे कि बेरी बेरी जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी जो है ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि हमारे अंदर विटामिन की कमी के कारण होते हैं। डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्या है? जिसे हम मधुमेह रोग भी बोलते हैं, है ना। ये डायबिटीज़ क्या है? ये हार्मोन्स के ज़्यादा सिक्रेशन से हो जाती है। साथ ही कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब क्या है? बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। और ये सारे के सारे डिजीज़ कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। कॉजेज ऑफ डिजीज। अब डिजीज के कॉजेज क्या हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं पैथोजेनस, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन और वॉर्म्स। ये सारे के सारे क्या हैं? पैथोजेनस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाले डिजीज सारे पैथोजेनस डिजीज कहलाते हैं। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। पुअर हेल्थ
यानी कि अच्छी लाइफ का ना जीना या गंदगी में रहना, ये सारे क्या हैं, ये सारे कॉजेज हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में डिजीज। इसीलिए बोला जाता है कि अपने आसपास गंदगी ना रखें, अपने आसपास सफाई रखें, अपने शरीर की सफाई रखें, अपने को हाइजीन रखें, ताकि आप हेल्दी बने रहें। मन मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, भाई बॉडी पार्ट्स को हर तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना और अपने बॉडी पार्ट्स को यानी रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारे सॉरी ये सारे जो है ये सारे मेल फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स मीन्स अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखना। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, डिजीज स्प्रेड होगा। भाई हाथ पैरों में जर्म्स लगेंगे और आप उन्हें साफ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा भी आएगा कि वो जर्म्स आपके माउथ में एंटर कर आएंगे और आपको क्या करेंगे, आपको जो है प्रॉब्लम करेंगे, आपको डिजीज स्प्रेड होगा। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, भाई अपने आस पोल्यूशन अगर ज़्यादा हो रहा है ना, प्रदूषण ज़्यादा होगा तो बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये भी एक डिजीज़ का कारण है। जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उतने जर्म्स बढ़ेंगे, बैक्टीरिया बढ़ेंगे, है ना, तो उतना ही ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आ जाता है जो बीमारियां हमें किससे मिली होती हैं, वंश से मिली होती हैं। भाई हमारे पूर्वजों में थी, वो हमारे माता पिता में ट्रांसफ़र होगी, माता पिता से हमें होगी। जैसे कि अस्थमा और डायबिटीज़, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमें एक तरीके से बुजुर्गों का आशीर्वाद के रूप में मिल जाती हैं। आशीर्वाद के रूप में मतलब ये है कि फैमिली में कहीं ना कहीं दादा को या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर है ना डायबिटीज़ है या अस्थमा है तो वो चला आएगा और है ना हर है ना लाइफ की चेन को इफ़ेक्ट करेगा, हर जनरेशन को वो इफ़ेक्ट करेगा। तो ये होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन्फेक्शन डिजीज़। इन्फेक्शन डिजीज़ के लिए पहले इन्फेक्शन एजेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। द एजेंट विच कॉजेज इन्फेक्शन डिजीज़ इज कॉल्ड पैथोजन। जो इन्फेक्शन डिजीज़ को फैलाते हैं ऐसे एजेंट्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, इन सब को फैलाया जाता है। इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलाने का काम कौन करते हैं, इन्फेक्शन एजेंट करते हैं। वायरस, वायरस में कौन कौन से आते हैं भाई, वायरस इन्फेक्टिव एजेंट कौन है, वायरस है। और वायरस कौन से डिजीज फैलाता है भाई, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिलेशियस, मम, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सारे क्या हैं, ये सारे वायरस के थ्रू फैलते हैं भाई। बैक्टीरिया, कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस यानी कि लॉक जॉ। टेटनस का